नमस्कार व्यूअर्स, टुडे में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में चर्चा का केंद्र रही है। कश्मीर लोगों के जो कश्मीरी लोग हैं उनके अधिकारों के लिए जो संस्था उभर कर सामने आई वो रही पनन कश्मीर। और जिसने कश्मीरी जो विस्थापित कश्मीरी, हम उनकी बात करेंगे, विस्थापित कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा कार्य किया। तो आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो है पनन कश्मीर के फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर जी। सर, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया बातचीत करने का। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पनन कश्मीर है इसकी जो स्थापना हुई वो किन विषयों का आधार बनाकर इसकी स्थापना की गई? धन्यवाद। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पनन शब्द का अर्थ क्या होता है। ये मूल रूप से कश्मीरी शब्द है। पनन का होता है आत्मीय रूप से अपना। जैसे आप एक माँ भी हो तो बेटे के लिए, बेटी के लिए क्या करो, अपनी बेटी, वो जो भाव उसमें है ना, वो शब्द पनन में है। तो जब पनन कश्मीर कहा तो ये आपको समझ आएगा कि ये हमारा अपना डीएनए वाला कश्मीर। तो जब कश्मीर में 90 के दशक में इस्लामी आतंकवाद, जिहाद, अलगाववाद, पाकिस्तान के समर्थन पर से कश्मीर के मूल निवासी लाखों कश्मीरी पंडितों को उठा करके बाहर पैदा किया, मजबूर किया गया उनको निकलने के लिए। वो जिनोसाइड हुआ वहाँ। तो तब जब आप जम्मू पहुंचे, और कहाँ पहुंचते आप, जम्मू पहुंचते, उधमपुर में रुके, तो तब जब आपने पांव टिकाए और फिर आपने विचार किया, यहाँ पांव टिकाने के बाद यहाँ कहाँ जाते हम, ना सर पे आसमान था, जमीन थी पाँव के नीचे, लेकिन जहाँ तंबुओं का शहर बने उसमें रहे, लेकिन मंदिरों, गुरुद्वारों, फुटपाथों, सड़कों, लेकिन उसके अलावा जो है कि जम्मू के लोगों ने वो खुदार मना, इतना अपने दिलों के दरवाजे खोले, घरों के दरवाजे खोले, तो तब जाकर के हम आज जिंदा हैं। तो ये जम्मू का की एक ऐतिहासिक भूमिका है कि जब आपके पास कुछ नहीं है, आपको पाँव टिकाने की जगह, सर पे छत, उसमें जम्मू का बहुत जबरदस्त योग है। तो वो हमारा अस्तित्व, उसके लिए हम ऋणी हैं इस शहर के लोगों के। तब जाकर के आप सोचने लगे हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, और इसका रेस्पॉन्स क्या चाहिए। तो या तो आप वो पराजय स्वीकार करो और जाओ, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो हैं वो 100% पढ़े लिखे लोग थे। सारे लोग या तो पढ़ने पढ़ाने के व्यवसाय में थे। तो हम अगर चाहते कि छोड़ो यार, स्वीकार करो पराजय, और हम सारे लोग एडजस्ट हो जाते, फिर कोई पंगा नहीं लेना था। लेकिन हम में जो एक युवा वर्ग था, जिसमें मैं था, मेरे लोग मित्र लोग थे प्रमुख, हमने इस पराजय को स्वीकार नहीं करना है। हम इस विस्थापन को, इस विस्थापन शब्द ठीक नहीं है, निर्वासन को, जैसे युद्ध में फौजें कभी पीछे हटती हैं, उनका पीछे हटना पराजय नहीं होता है, वो एक स्ट्रेटजी होती है। हम इस माइग्रेशन जिसको कहा गया, इसको हम स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहें, और उसके बाद वापस अटैक करें। वापस अटैक अपने अधिकारों के लिए। अधिकार हमारे, कश्मीर हमारा पनन है, हमारा आत्मीय है। तो वहाँ वापस लौटना, और किन शर्तों पे, शर्तें हम तय करेंगे। कोई फारूक अब्दुल्ला, कोई उस समय के राजीव गांधी, ये गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर तय नहीं करेंगे। हमको रहना है ना, हम जानते हैं। तो इसलिए ये पनन कश्मीर दो शब्दों की एक आंदोलन चला। आंदोलन में हमने अस्तित्व की बात की, हमने संस्कृति की बात की। तो ये हमारी मानवाधिकारों की लड़ाई है, कश्मीर वापस लौटने की लड़ाई है, और कश्मीर में अपनी शर्तों पर, चूंकि शर्तें क्या हैं, हमको इसलिए निकाल दिया गया कि हम भारतीय गिने गए, हमको इसलिए निकाल दिया कि हम भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, जितना भी भारतीय मनीषा विचार है, उसके प्रतीक स्वरूप हमको हटा दिया गया, क्योंकि उनको पाकिस्तान बनाना था, अलगाव करना था। उन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए हमको कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी बना के दे दो, और 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जैसे आपका चंडीगढ़, जैसे आप जम्मू कश्मीर यूटी है आज, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर एक यूटी बनाओ, जहां ये सारे के सारे लोग रह सकें अपनी शर्तों पे, और भी सब लोग जो जिनका विश्वास है भारतीय मूल्यों में, जीवन में समझ, वो आकर। कुल मिलाकर ये लड़ाई पनन कश्मीर के बैनर के तले हुई, और संयोग है या ईश्वरीय था कि मैं उसमें प्रमुख भूमिका में था, रहा, और हमने शुरू किया। तो जिस तरह से अब आपने ये पनन कश्मीर की जो लड़ाई है ये आप लड़ रहे हैं, तो अब जब धारा 370 और 35A जब निरस्त हो चुकी है, और
आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं इसके देखिए, लिए? और हाँ, मैं उसके आगे आपसे ये भी पूछूंगी कि क्या जो 7 लाख लगभग जी 7 लाख जो जी जी। निर्वासित कश्मीरी हिंदू हैं, उनकी क्या स्थिति बदली है? देखिए, क्या दो आप क्या महसूस दो करते हैं? दो दो पक्ष, दो सवाल, एक सवाल में दो सवाल, बहुत जी अच्छा। पहला सवाल ये है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है सरकार ने किया, जो आज भी विश्वास नहीं होता कि ये हुआ सच में क्या। जी और इतनी खुशी है कि इस खुशी से ना हम फूले नहीं समा रहे हैं, हम आप सब जो जिनको प्रेम है इस बात के साथ, जी ये एक खुशी इतनी है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है। उधर जब हटा, जो लोग धारा 370 की राजनीति करते थे, पाकिस्तान चाहते थे, आजादी चाहते, या आपको ब्लैकमेल करना चाहते, उनके लिए जितनी खुशी हमको उतना सदमा उनको है। वो सदमे से अभी भी विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। जी उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई हिम्मत करेगा। हम्म। और उसलिए वहां एक सदमा है और यहाँ एक खुशी है, खुशी का अतिरेक है हम में आप में, इसलिए विश्वास ही नहीं होता, इतने खुश हैं। तो ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक कदम इस सरकार ने निश्चित रूप से ये उठाया है, और ये परिवर्तनकारी और युगांतरकारी है। जी ये तो यहाँ तक तो ठीक बात है, हम खुश हुए, हम आप खुश हुए, जम्मू खुश हुआ, लद्दाख खुश हुआ, और जितने यहाँ देशभक्त समाज है वो जी सारा खुश हुआ। जी जी अब सवाल दूसरा है कि उसके बाद से स्त्रियां क्या बदली और कितना बदली। सबसे पहली बात है कि बदलाव इतना ही हुआ कि कानूनी बदलाव हुआ। जी अब 370 नहीं है, जी 35A नहीं है, अब लेजिस्लेचर यहाँ नहीं है, अब पुनर्गठन हुआ है, अब ये राज्य नहीं है, यूटी है, ये तो बदलाव है। जी उसके बाद जो आपका अंदर का स्ट्रक्चर होता है, आपका माइंडसेट होता है, बिल्कुल क्या वो बदला? हमको नहीं लगता है अभी वो पूरी तरह से बदला है, या बदलाव की प्रक्रिया में है। हमको नहीं लगता है उससे, जैसे हम कश्मीरी जो निर्वासित है लाखों की संख्या में देश भर विदेशों में है, इस देश में फैले हुए, मुख्य रूप से जम्मू में है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया? कुछ नहीं आया। लेकिन उनके जीवन में ये जरूर हुआ कि उनको लगा कि एक अंधी ब्लाइंड वॉल में एक खिड़की जरूर खुली है। उस खिड़की से हमको लगता है कि हमको अपना होमलैंड, अपना कश्मीर दिख रहा है, वापसी का रास्ता दिख रहा है। अभी वहीं पे हम खड़े हैं। 5 अगस्त को पिछले वर्ष हम अचानक, हमारे सामने एक दरवाजा खुला कि हम वापस जा सकते हैं। वापसी का रास्ता दिखाई देने लगा, उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, संवैधानिक बाधा अब नहीं है। लेकिन 1 साल से वहीं पे आप खड़े हो। अब जो एक कदम और उठाया जाना चाहिए वो अभी तक उठा नहीं है। वहां पे आपके मन में कहीं निराशा भी है, कहीं आशंका भी है, और कहीं होप भी बनी हुई है। अब तो दोषी किसको मानते हैं? देखिए, ये तिराहा है ना, तिराहे पे कभी आपकी आशा भी है, यार इतना हो गया, हो सकता है। निराशा है कि हुआ नहीं, और आशंका है कि हो सकता है ये सरकारें ऐसा करें, जो हो गया सो गया, अब कौन जाएगा जी, कैसे करेंगे जी, नहीं ये। तो ये तिराहा है मानसिक रूप से। अब यही तिराहा आप जम्मू में आइए, जम्मू के साथ 70 साल में इतना भेदभाव हुआ है, इतना आंकड़े साफ है। यही भेदभाव इससे ज्यादा लद्दाखियों के साथ हुआ था, और लद्दाखियों का तो निदान हो गया, समाधान हो गया। वो बहुत अच्छा है कि वो इस राजनीति के कुचक्र से निकल गए, वो खुश हैं आप। लेकिन अभी जम्मू को लें, हम कश्मीरी हिंदुओं को लें, आप जो माइनॉरिटी यहाँ, क्या ये दुनिया को पता है कि जम्मू के लोग कितने हैं जनसंख्या में? पता लगने दिया नहीं। 60 लाख से आप ज्यादा हैं, और 60 लाख लोगों के साथ जो भेदभाव है, किस आधार पर, क्या है? ये तो जनगणना तो अभी वो गलत है, 2011 की बहुत टोटल गलत है। और 2011 की जनगणना में ये दिखाया गया कि कश्मीर की आबादी बढ़ी है, जबकि वहां लाखों लोगों को निकाल बाहर करने से कम हो चुकी होनी चाहिए थी। जो वहां से निकली आबादी वो कहाँ आई? जम्मू। तो यहाँ की आबादी बढ़नी चाहिए। 10% तक जम्मू की आबादी को कम किया गया है, मतदाताओं की संख्या कम है, वो इसलिए राजनीति के पीछे, ताकि जो चुनाव होंगे उसमें कश्मीरियों का जो कश्मीरी मुस्लिम माइंडसेट है, अलगाववादी माइंडसेट है, या सेमी अलगाव है, सॉफ्ट, तो उनका वर्चस्व बना रहे, विधायक उनके ज्यादा रहे, मुख्यमंत्री उन्हीं का रहे। और इसलिए ये वो गणना गलत है। लोग चिल्ला रहे हैं, यार उस पर क्यों आप परिगणना, ये परिसीमन कर रहे हो, डिलिमिटेशन करो, उस पर मत करो। अभी 2021 में अप्रैल में आपकी नई जनगणना है, उस पर करो ना, दूध का दूध, और ईमानदारी से करो। तो ये बदलाव नहीं है अभी, ये दुखद है। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको और मनोवैज्ञानिक रूप से कहूंगा। जैसे 1931 में 13 जुलाई को जो उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह और उसके राज्य के खिलाफ बगावत थी, और दरअसल वो विरोध था, एक सांप्रदायिक सोच थी कि एक हिंदू राजा हम पर हुकूमत क्यों कर रहा है।
उस दिन जो 13 जुलाई को लूट पाट मार काट विद्रोह हुआ और उसको उन्होंने लुटेरों को जो मारे गए कानून उसको शहीद का दिया और आपके पास शहीद दिवस था वो मार्टियर्स डे। और जबकि हम कश्मीरी माइनॉरिटी वहां और आपके यहाँ जो बुजुर्ग डोगरा लोग हैं उनसे भी पूछिए आप मीरपुर उस साइड में उसी दिन क्यों क्या हुआ, तो उसको हम कहते हैं कि लूट का दिवस है। तो वो छुट्टी नेशनल छुट्टी को रद्द किया, ये बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद आपने शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी को रद्द किया, कैंसिल किया। और आज के दिन 26 अक्टूबर है आज 2020, आज आपको छुट्टी यहाँ घोषित हुई है, विलय की छुट्टी। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से देश की एकता अखंडता की दृष्टि से बहुत बड़े कदम है। ये तो रही बात छुट्टी की और हम विलय दिवस की हम बात करें तो उससे आगे मैं जब कश्मीर की बात करती हूँ तो जो सियासी दल कुछ जो अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं वो PAGT के जो बैनर है उसके नीचे एकजुट हुए हैं। तो और वो पुराने झंडे को अपना वो जो निशान बनाने की बात करते हैं उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, उससे पहले आपको ये फिर गुप्तकार घोषणा की बात कर रहे हैं, आप उसी की तरफ कर रहे हैं और उसके तहत के नीचे जो देखिए 2 तरह की रिएक्शंस हम देखने को मिलती हैं। पूरे भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो राजनीति के विश्लेषक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यार इसको ज्यादा तूल मत दो, ये लोग बेरोजगार हो गए, क्या रोजगार नहीं है, अभी ऐसा करेंगे। एक है मैं नहीं समझता हूं कि ये इतना ही है। ये तथ्य हो सकता है कि कश्मीर की जो जनता है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें मोहभंग है इनके प्रति, क्योंकि इनके चेहरे भी सामने आ गए, लूटा कितना है, कितना लूट के वो भी है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का इस ग्रुप का जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सानी मानते हैं और मानने को तैयार हैं, वो तो चाहेंगे अगर चीन ही हम पर शासन करे तो उसका वेलकम कर। प्रकारांतर से दूसरी बार उन्होंने कहा अगर आप चीन की ओर इशारा कर रहे हैं तो ये साधारण बात नहीं है, इसके पीछे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए ये बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। फिर आप देखिए जो गुप्तकार घोषणा इन्होंने की जिसके तले ये सारे लोग आए, ये लोग और ये गुप्तकार घोषणा को देखिए तो ये प्रकारांतर से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नया अवतार है, भले ही वो डायरेक्टली इसमें नहीं है। ये वही जिसको आप अभी तक सॉफ्ट सेपरेटिज्म कहते रहे, ये वही है, ये भारत विरोध है, ये आपकी संप्रभुता का चैलेंज है। ये अभी महबूबा मुफ्ती का ये कहना झंडे को लेकर के, पहले कहा था अगर हाथ लगाओगे तो भारतीय तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला नहीं होगा। कंधा किसको देते हैं? मरने पर देते हैं ना। तो ये देखिए भाषा क्या थी। आज कह रही है मैं अपना ही झंडा चाहिए, मैं कोई और झंडा नहीं, और झंडा कौन होता? तिरंगा झंडा। तो इसको हल्के मत लिए, ठीक है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रही है ताकि वोट लोग फिर जुड़े, लेकिन हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वही शक्तियां हैं जैसे वो सांप सर उठाते हैं ना, फन उठाते हैं, तो भारतीय राज्य सत्ता को बहुत सख्त होने की आवश्यकता। तो अब जो वर्तमान में जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनसे आपको कितनी उम्मीदें हैं? ये सवाल मैं ऐसे कहूंगा कि इनसे पहले जो मुर्मू साहब थे उनसे उम्मीद बनने लगी थी, क्योंकि हालांकि उनका चेहरा बाहर कुछ और था, अंदर वो कुछ और लगे थे। क्योंकि मैं स्वयं उनसे मिला हूँ और हमारा शिष्टमंडल गया और उन्होंने 2.5 घंटे तक हमसे बात की। कोई गवर्नर इतना टाइम नहीं देता, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा, 2.5 घंटे तक हमारी बातचीत हुई। उस बातचीत के आधार पर मैं आपसे कहूँ कि उस व्यक्ति के पास एक रोड मैप था, उस व्यक्ति के पास एक पूरा क्लियर कट था। क्योंकि हमने कहा कि ये हम खाली कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कर रहे, हम चाहें तो छोड़ देते हैं इस बात को, हमको क्या पड़ा जी, अब आप करो, हमको नहीं, हमारे बच्चे बाहर चले गए, सब सेटल है, हमी को क्या पड़ा है। वो डोगरी में कहते तो केड़े पंगे च पै गए, तो हमें उसी पंगे में हमें क्यों पढ़ना है, जाओ करो, तुम करो। नहीं, हमने उनको कहा कि कश्मीर घाटी के अंदर जियो स्ट्रैटेजिक फुट होल्ड आपका नहीं है। आज भी जियो स्ट्रैटेजिक, भौगोलिक रणनीतिक उपस्थिति भारत की है ही नहीं कश्मीर में आज की तारीख में भी, जबकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ यूटी में गवर्नर आपके हैं, लेकिन भारत है क्या कश्मीर में? नहीं है। आपका कानून है और कुछ नहीं है, और वो भी कहाँ तक चलता है। तो ये जो वर्तमान प्रधान गवर्नर साहब, इनसे निराशा हुई। शुरू में हमने देखा कि क्या करेंगे, इनकी हरकतें और इनके स्टेटमेंट्स देखिए तो उनसे निराशा हुई। ये पहले तो स्ट्रेटजी हम रणनीतिक दृष्टि से देखें, इस व्यक्ति का ये कहना कि
आतंकवादियों आप बंदूकें छोड़ो, हिंसा छोड़ो, हम आपको नौकरियां देंगे। बस मैं भी बिल्कुल यहीं पर आ रही थी कि जो जिहादियों जो हैं, जो आतंकी हैं, जिनको छोड़ना जी जी। और फिर उनको नौकरी देना, तो इससे जो आम बेरोजगार युवा है उसकी सोच पर कितना असर पड़ता है? सोच पे असर तो पड़े, वो निराश हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए आप मैसेज क्या दे रहे हैं आतंकवाद को। आप ये दे रहे हैं कश्मीर में ये कि बंदूक उठाओ नौकरी मिलेगी, वो कोई बंदूक के प्रति आकर्षण बढ़ा रहे हैं आप। और ये वही नीति है जो महबूबा मुफ्ती के बाप की थी, मुफ्ती मोहम्मद, हीलिंग टच जिसे कहते थे। हीलिंग टच करो जी, इनको जी रिहेबिलिटेट करो, हथियार इनको कहो छोड़ने के लिए, हमको नौकरी देंगे, फिर मकान भी देंगे, 5 लाख भी देंगे। तो कौन नौकरी छोड़ेगा, कौन हथियार छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तो वो बात है। फिर आप जम्मू और कश्मीर, जम्मू वालों से बात करिए, जो जम्मू के विश्लेषक हैं, वो आपको समझाएंगे। खुद आप स्वयं भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जम्मू की ओर से मैं बात नहीं करूंगा, आप करेंगे, किसी और को बोलिए कि आपका जम्मू में क्या परिवर्तन हुआ। वो एटीट्यूड वही है, प्रायोरिटी वही कश्मीर है। और कश्मीर में प्रायोरिटी क्या है? अपीजमेंट। ये जो नए गवर्नर आए, इसे निराश किया है। मैं कई इसके स्टेटमेंट कोट कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो आशा बंधती है वो शायद ये नहीं है। दूसरे आप ये देखिए, इस व्यक्ति ने अभी कश्मीर जाकर, ये कश्मीरियत में कौन सी कश्मीरियत? अरे यार, कश्मीरियत होती कोई तो हम बाहर क्यों होते? ये तो धारा 370 जो आप कह रहे हैं, कश्मीरी पहचान, कश्मीरी पहचान। कभी आपने डोगरियत सुना? कश्मीरियत हमेशा सुना। लद्दाखियत सुना? शब्द नहीं सुना। ये चालाकी थी। कश्मीरियत के पीछे डोगरियत को भी कुचलो, लद्दाखियत भी को कुचलो। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक सांप्रदायिक माइंड है, वर्क करता है। तो ये धोखा है। इस तरह ये जो धोखेबाजी इस देश की रही है, ये ऐसा नहीं है कि कश्मीरी नेतृत्व ही इसका जिम्मेदार है। इसका दिल्ली जिम्मेदार है, जिन्होंने एक्सप्लॉइट होने दिया। क्या हम नहीं जानते? आप बुजुर्गों से पूछिए, शायद आपकी स्मृति में भी हो। शेख उबला की राजनीति होती थी कश्मीर में, वो अस्सलाम वालेकुम से शुरू करते थे भाषण। जम्मू पहुंच के नमस्कार, और दिल्ली पहुंच के जय हिंद, और ये जय हिंद फिर नमस्कार जो मैं बदलता था जम्मू, और जम्मू जाकर फिर अस्सलाम वालेकुम। मतलब कि हम मान लें कि पनून कश्मीर, अगर कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर से भी नाराज है पनून कश्मीर, और केंद्र में बैठी सरकार से भी नाराज है पनून कश्मीर। केंद्र की अच्छाइयों को मैंने गिना, ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं वो मैंने गिना आपको, 370-35 से इसके ये मैंने कहा कि ये क्रांतिकारी है और परिवर्तनकामी है, ऐतिहासिक कदम है। उसके बाद जो आपको करना चाहिए था वो हमको लगता है आपने नहीं किया। और ऐसा कुछ, ठीक है आप सड़कें दे रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं, हमारे जितेंद्र सिंह जी आए दिन कहते हैं जम्मू कठुआ को ये दिया हमने, वहां दिया। इससे क्या होगा यार? तुम यहाँ स्कूल खोलोगे, कॉलेज खोलोगे, सड़कें चौड़ी करोगे, करना वो तो तुमको करना ही करना है, वो चूंकि हमारा अधिकार है नागरिक के नाते। लेकिन मूलभूत जो आपका एटीट्यूड है, नेशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स जम्मू, टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित, टुवर्ड्स कश्मीर, वो क्या है? लेकिन हम तो जब से ये सुनते आए कि जब भी कश्मीर को मिला, जम्मू से ज्यादा ही मिला। जम्मू तो क्या जो नौकरियां मिली, जो युवाओं को नौकरियां मिली, जो और भी जितनी भी जो पैकेज मिला, हमेशा से यही माना जाता रहा कि कश्मीर को ज्यादा मिला। तो क्या ये भी झूठ है? माना जाता नहीं रहा, ये सच है। और ये भी दूसरा सच है, दुनिया नहीं जानती है कि जम्मू को आखिर में जो कुछ भी मिला, जब भी मिला, वो लड़के मिला, उनको संघर्ष करना पड़ा। आप यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लीजिए, आप यहाँ एम्स से लीजिए, आप कहीं संघर्ष कर, मैंने खुद किया है जम्मू वालों के साथ संघर्ष। मैं सत्याग्रहों पे बैठा हूँ, धरनों पे बैठा हूँ। जब वो लोकल वीसी की चल रही थी, अग्निशेखर भी उसके साथ था, कश्मीरी पंडित उसके साथ थे, बम बोले में हम आगे थे। तो जो कुछ मिला जम्मू को, जब भी, उसके लिए जम्मू वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप एक मिसाल मुझे दीजिए, आप स्वयं डोगरा हैं, बताइए जो आपको मिला है कभी संघर्ष के बिना मिला? नहीं मिला। और कश्मीर में जो मिला उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ये एटीट्यूड जो है कि ऐसा करने से वो लोग हम तुष्टीकरण, दिल जीतेंगे। अरे किनका दिल जीतो? वहां दिमाग है, वहां दिल नहीं है। और यहाँ दिल है, उनको तुम उनका दिल तोड़ रहे हो। जी सर, ये आगे से मैं पनून कश्मीर के ऊपर जब अगर मैं आऊँ, तो अभी जो स्थितियां हैं जिनको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए पनून कश्मीर आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हमारा संघर्ष जो है ना, कुछ दिन पहले जब गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं मनोज सिन्हा जी, तो उनकी कारकर्दगी पर, उनकी एक्टिविटी पर जो उनका ये हुआ है, उस पर हम समीक्षा कर रहे थे। और समीक्षा के बाद हमारे कुछ निष्कर्ष पहुंचे, जो शायद मैं टीवी से नहीं बताऊंगा। यह है कि एक तो संघर्ष जारी रहेगा हमारा, और दूसरा कि इनको एक्सपोज करते जाओ।
क्योंकि देखिए, हम आप अगर मान लीजिए आप तमिलनाडु की कोई महिला हैं, और मैं मान लीजिए मैं बंगाल से हूँ या उड़िया से हूँ, उड़ीसा से हूँ, वहां से जब आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं, एक आम भारतीय नागरिक वो समझता है यार 370 हट गया, 35 हट गया, वहां ये तो सबको चांदी ही चांदी हो गई वहां। लेकिन हकीकत जो है वहां हम आप अंदर जानते हैं। ये जो अंदर की हकीकत है, जो देश नहीं जानता है, वहां देश में फिर से ये बात पहुंचानी है। और हमारी बात की मान्यता है, ये आपके माध्यम से अगर सरकार के लोग भी सुन रहे हैं, वो इस बात को नोट करें कि हम जब बोलेंगे ना दिल्ली आकर के, देश में आकर के, हमारी बात को ज्यादा प्रामाणिक मानेंगे लोग। आपके सरकारी वर्जन को उतना तोल नहीं देंगे, उसको झूठ कहा जा सकता है। हम आपकी अच्छाइयां भी कहते हैं, आपकी उपलब्धियां कहते हैं, लेकिन जब हम अपनी सच्चाई बोलेंगे उसको ज्यादा करेंगे। लोगों में जब ये बात पता चलेगी 370 हटने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया, तो उनको हताशा होगी और आपको उसका फल भुगतना है। जिस तरह का आज का ये जो राजनीतिक परिदृश्य ये चल रहा है, इसके ऊपर आपने चर्चा की और हमें पनून कश्मीर का जो स्थापना किस विषयों के आधार पर हुई उसके बारे में, पनून कश्मीर के बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अमिता जी बहुत बहुत शुक्रिया।